गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए कि हम लोगों ने अभी तक जो है अर्थमेटिक का पोर्शन जो हम लोगों ने खत्म कर दिया है। जितनी भी क्लासेस हुई हैं अर्थमेटिक की आप लोगों को मिल गई होंगी और बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे डाली जा रही हैं, उसको आप देखिए। अभी जो है फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि रेस की क्लासेस आपकी जो है यूट्यूब पे डाली गई है। और उससे अभी एक एग्जाम हुआ था, क्या नाम है, ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का। उसमें से डायरेक्ट एक क्वेश्चन जो रेशियो वाला मैंने कराया था वो बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो जितना भी अर्थमेटिक में पढ़ाया गया है उसको आप लोग जो है जो भी वीडियोज हैं सारी वीडियोज आप देखते रहिए। उससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है। एमबीए का सिलेबस आप अगर बीएचयू में जो लोग पेपर दिए देखे होंगे 2020 का, वहां पे आप जाकर देखिए क्वांट सेक्शन में 25 क्वेश्चन पूछ रखा है। जितना भी पढ़ाया गया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछा गया है। जितना मैंने बताया बताया है उसको आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो बीएचयू का फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए 2019 का क्वांट का सेक्शन 30 क्वेश्चन ये मान के चलिए 1-2 दिन के अंदर मैं करवाऊंगा। उसके बाद वहां आप देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। बात समझ में आई? तो आपको क्वांट से परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वांट में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप उसको पढ़ते रहिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप उसको पूछ सकते हैं। तो अर्थमेटिक का पोर्शन हमने खत्म कर दिया है। अब बात आती है एडवांस की। तो एडवांस मैथमेटिक्स में आपका जो है 3-4 चैप्टर है में। जैसे आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन, उसके अलावा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, खासकर सर्कल से पूछता है, लेकिन मैं यहाँ पे सर्कल के अलावा ट्राइंगल भी कराऊंगा। तो ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये 2 चैप्टर। और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसमें पढ़ाऊंगा। बाकी कुछ चैप्टर जैसे रह जाते हैं, प्रोबेबिलिटी हो गया आपका, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया। ये जो कुछ क्लासेस हैं हो सकता है सर ले लेंगे। और जो कुछ बचेगा एडवांस सर पोर्शन। एलजेब्रा भी आता है। अलजेब्रा में मैंने जो है क्या कर रखा है, अगर आप सिंप्लीफिकेशन की क्लास हमारी देखे होंगे तो वहां मैंने अलजेब्रा का सारा जो जितने फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं वो करा रखा है मैंने। और उसमें x+1/x के बेस पे जो क्वेश्चन पूछता है उसको भी करा रखा है। बस उतने ही करके आप अलजेब्रा में जाइएगा, उससे बाहर अलजेब्रा नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है। एक आध दो टाइप के क्वेश्चन बच जा रहे हैं जिसमें a+b+c की वैल्यू रख के पूछता है, तो उसको मैं करा दूंगा। अभी टाइम बहुत है, तभी हम लोग जो थोड़ा थोड़ा करें, एक एक दिन में क्लास ले करके जो इंपॉर्टेंट लगेगा कि हर चैप्टर में क्या पूछ सकता है उसको मैं जो है सॉर्ट आउट करा दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने जो है 1 महीना पहले जो है अर्थमेटिक खत्म कर दी है। आप लोग उसको सॉल्व कर मतलब पढ़ लिए होंगे। अब रिवीजन भी बहुत से लोग कर लिए होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है उसको जाके देखें। और एडवांस पोर्शन की रही बात, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें 2 से ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 30 क्वेश्चन हैं, ये मान के चलिए कि 20 से 22 तक 25 तक मान के चलिए कि आपका अर्थमेटिक रहता है। 4 से 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके एडवांस पोर्शन से आते हैं। अगर कोई एडवांस पोर्शन नहीं भी करके जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसको नहीं समझ में आ रही है तो वो अगर अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिसने अर्थमेटिक कंप्लीट कर रखी है तो चूंकि एक एक नंबर से फाइट होती है एग्जाम में, तो बेहतर यही होगा कि आप लोग जो है इसको करके ही जाइए। तो जितना हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, 58 के आसपास क्वेश्चन मेंसुरेशन मैंने जो है इसकी शीट बना रखी है, तो उसको आप कर लीजिएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। इसी तरीके से मैंने जो 30 के आसपास ज्योमेट्री की लगभग शीट है उसको मैं करवा दूंगा, वो आप कर लीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट बचेगा उसको करवा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को अर्थमेटिक में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो है कुछ दिन बाद जो है, क्योंकि एग्जाम अब काफी नजदीक है, तो हर एक चैप्टर में एक एक दिन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 15-15 करके 15-15 क्वेश्चन में हर एक चैप्टर का एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। जो लगेगा कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे तो उसको एक सीरीज में स्टार्ट करूंगा। 8-10 दिन की रहेगी, उसमें पूरी अर्थमेटिक आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको पिछली जो भी वीडियोज हैं उसको आपको देखना होगा। ठीक है। तो आप क्वांट में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि कहीं से कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाया गया उसको आप पढ़ते रहिए और कोई प्रॉब्लम है उसको आप पूछ लीजिए। ठीक है। और बाकी जो जीके जीएस है, आप इंग्लिश है, आप रीजनिंग आप पढ़ते ही होंगे, उसको आप करते रहिएगा।
तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में देखिए, पढ़ने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ फिगर्स बताऊंगा, उसके बारे में कुछ फार्मूला है, उसको आप अपने कॉपी निकालिए, उसको नोट करते जाइए। 15, 20, 25 मिनट के अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं मेंसुरेशन में, जो भी मतलब हमको जरूरत पड़ेगी, लगेगा क्या इंपॉर्टेंट है, उसको मैं यहाँ पे कराता हूँ। उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, जब पहला मेंसुरेशन में जो है, किसी कुछ पूछना तो पूछ सकता है। अगर किसी की कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है, वो पूछ सकता है। चलिए देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 3D देखिएगा, 3D फिगर के पहले हम लोग पढ़ेंगे। उसमें एक चीज आती है सिलेंडर। सिलेंडर आप लोग आपके घरों में भी आता, आपने देखा होगा। सिलेंडर में होता क्या है कि ये देखिए, ऊपर वाला देख रहे हैं, ये सर्कुलर बेस, इसका ये बेस कहलाता है, ये सर्कुलर होता है। यहाँ पे सर्कल टाइप का दिख तो नहीं रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सर्कुलर होता है। नीचे वाला भी सर्कुलर होता है। ठीक है, ये सेंटर होता है, ये भी सेंटर होता है। ये सेंटर से जो, अब दोनों बेस के सेंटर को जो मिलाएंगे, ये हाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? ये सिलेंडर की हाइट होती है, जिसको आप एच से डिनोट करते हो। और ये जो होती है रेडियस होती है। ठीक है, ये सिलेंडर की आपके रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले पूछता है कि सिलेंडर का जो है कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया को शॉर्टकट में हम लिखते हैं CSA। क्या लिखते हैं? CSA। कर्व सरफेस एरिया जो होता है आपका, ये होता है 2πRH। क्या होता है? देखिए 2πRH। इसको आपको देखिए, अब मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं समझाऊंगा कि 2πRH कैसे आया, क्योंकि MBA की क्लास है, शॉर्ट में पढ़ना है। 2πRH अपने दिमाग में रखे रखिएगा। होता क्या है देखिएगा, ये जो पूरा पूरा सर्कुलर होता है ना, ये सरकमफ्रेंस होता है। ये क्या है? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस जो होता है सर्कल का, वो 2πR होता है। जब आप उसमें h से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका ये CSA हो जाता है। CSA का मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला बेस का जो सर्कुलर पोर्शन है, उन दोनों को छोड़ करके जो आपका कर्व बन रहा है ना, उसका एरिया 2πRH है। ये तो आपका 2πRH CSA हो गया। कभी कभी आपसे पूछता है कि TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि आप ये देख रहे हो कि सिलेंडर में ऊपर एक सर्कल बन रहा है, नीचे भी एक सर्कल बन रहा है। तो अगर ऊपर वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr²। तो ऊपर वाले का भी πr² होगा, नीचे वाले का भी πr² होगा। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 2πr² हो जाएगा। यानी दो सर्कुलर बेस हैं, उनका जो एरिया होगा वो 2πr² होगा। और CSA जो आपका कर्व सरफेस है, ये 2πRH है। दोनों को आप ऐड कर दोगे, 2πr² प्लस 2πRH, दोनों को ऐड करिए। उसके बाद इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2πr जो है कॉमन ले लीजिए। जब आप 2πr कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा H प्लस R। ये TSA होता है, टोटल सरफेस एरिया। इसी तरीके से वॉल्यूम पूछता है आपसे। वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का, ये होता है आपका πr²H। ये तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है, जो चीजें आपकी हैं, इसको आप याद रखिएगा। एक तो आपका ये वॉल्यूम क्या होता है, ये आपका CSA। दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। नोट माने सब कर लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जहां पे लिखिएगा πr², और इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आपका सिलेंडर हुआ। इसी के तरीके से हम एक दूसरे फिगर की बात करते हैं, कोन के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कोन। कोन आप लोग जानते होंगे। कोन क्या होता है? कोन आप देखिए ना, जो क्या होता है, नीचे आपका सर्कुलर होता है, इस तरीके से देखिए कोन बनता है। क्लास 9, 10 में या बेसिक जब आप लोग क्लास 8 में भी रहे होंगे, तो वहां पे आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया गया होगा। ये सही से मिला? हिंदी में शंख बोलते हैं। हिंदी में कुछ भी बोलिए, इसको शंख भी बोलते हैं। सही कह रहे हैं आप। देखिए ये आपका, देखिए ये होता है सेंटर, ये सेंटर है, ये आपका R होता है, ये आपका H होता है। ये जो देख रहे हैं, ये जो आपकी बेंड लाइन है, देख रहे हैं, इसको स्लैंट हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको स्लैंट हेड बोलते हैं। स्लैंट माने तिरछी, तिरछी मतलब थोड़ा से बेंड वाली। ये स्लैंट हाइट होती है, इसको L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? L से डिनोट करते हैं। ये R होता है, ये H होता है। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो आप बताइए कि इस तरीके से आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, अगर मैं इसको ट्रायंगल मानूं ABC,
तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो ये बेस होता है, ये आपका हाइट है, ये आपका क्या हो गया, आपका स्लैंट हाइट, जिसे आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, यानी एल का जो स्क्वायर होगा, एल का जो स्क्वायर होगा किसके स्क्वायर इक्वल होता है, एल स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर और प्लस हाइट के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर जब आप स्लैंट हाइट निकालेंगे तो यहाँ पे आके स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है। यानी आर स्क्वायर और एच स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट निकालेंगे आप तो आपका एल आ जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखी होगी, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस बेस का जो स्क्वायर होता है वो इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो वहां से आप एल की वैल्यू निकाल लेंगे। अब कोण में तो जरा देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कोण के अंदर, उस चीज को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले आप बताइए कोण का जो वॉल्यूम क्या होता है, बताइए। चलिए वॉल्यूम से पहले सी एस ए बताइए। सी एस ए क्या होगा, सरफेस एरिया। कब सरफेस एरिया जो कोण का होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। ये रेडियस है, स्लैंट हाइट है, इसको लिख लीजिएगा। दूसरा आगे पूछता है आपसे कि टी एस यानी टोटल सरफेस एरिया जो कोण का होता है वो क्या होता है। देखिए कोण में ये तो कर्व सरफेस एरिया तो आपका पाई आर एल हो गया। तो कोण में जो आपका नीचे बन रहा है ना, ये वाला देखिए, यहाँ से जो मैं देख रहा हूँ ये सर्कुलर है, दिख तो नहीं रहा है, सही से बना नहीं है, ये सर्कुलर है। तो सर्कल का जो एरिया होता है आप जानते हो कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं सी एस ए में पाई आर स्क्वायर ऐड कर दूंगा तो हमारा टी एस ए निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं पाई आर स्क्वायर ऐड कर दूं पाई आर एल में, यहाँ से पाई आर कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, पाई आर कॉमन ले लो तो आपका यहाँ पे आर बच जाएगा, आर प्लस एल। पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ये होता है टी एस ए ऑफ कोण। ठीक है। इसी तरीके से तीसरा जो फॉर्मूला होता है कि आप अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम जो होता है कोण का, ये इंपॉर्टेंट है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी जो सिलेंडर का होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, उसको 3 से जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कोण का वॉल्यूम निकल जाता है। इस तरीके से आप इसको याद करिएगा। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जहां मैं इंपॉर्टेंट की बात करूंगा उसको जरूर नोट कर लिया करिए। देखिए इसमें ये एक चीज आपको भूलनी नहीं चाहिए और ये आपको याद होनी चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट है, ये तो कम से कम याद ही होना चाहिए। सी एस ए, सी एस ए और वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कोण का। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये बाकी सी एस ए आप जानते हो। इस तरीके से आप इसको जान गए कि कोण के बारे में। तीसरा जो आपका है, अगर 3D की बात की जाए, 3D फिगर की बात की जाए, तो तीसरा आपका जो आता है वो आता है स्फीयर। स्फीयर के बारे में आप जानते हैं। स्फीयर बताइए, कोई एग्जांपल है, जानते हो कौन सा स्फीयर का एग्जांपल बताइए। स्फीयर पे कोई शेप बताइए, कोई जो आपके डेली लाइफ में यूज होता हो, स्फीयर हो। तो यहाँ पे दो चीज देखिएगा। देखिए आप बॉल देखे ना, बॉल बॉल वगैरह वो सब क्या आपका स्फीयर होता है, 3D होता है, उसमें हाइट होती है। तो यहाँ से अगर आप सी एस ए निकालेंगे, सी एस ए ऑफ स्फीयर जो होता है वो एकदम याद कर लीजिए आप, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और एक चीज इसमें और, इसका वॉल्यूम याद कर लीजिएगा। इसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो सी अगर स्फीयर की बात करेगा तो उसका जो एरिया होगा, वो कर सरफेस एरिया जो होगा, उसका जो एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा, तो आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4/3 पाई, सरफेस एरिया लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, जरा बताइए। 3D बस इतना, 3D में इतना ही पढ़ना है। यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो तो बताइए, आगे चला जाए। मैसेज करके ये बताइए, अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो आगे चला जाए। जितने भी फॉर्मूले हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा, जहां पे इंपॉर्टेंट लिखा जा रहा है उसको भी लिख लीजिएगा। मेंसुरेशन थोड़ा सा, क्योंकि एयू में 2 से 2 क्वेश्चन पूछा था पिछली बार, तो डीएचयू में भी अक्सर पूछ लेता है, एमयू में पूछ लेता है। तो इसको आप कम से कम फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है।
चलिए अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। अभी तो हम लोग ने देखा कि 3D के बारे में, अब हम लोग थोड़ा सा 2D फिगर के बारे में देखेंगे। 2D फिगर, इसमें 2 डायमेंशनल फिगर होता है। जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 20 मिनट लगेंगे इसमें, कम से कम 15 से 20 मिनट। लेकिन सारी चीजें अपने कॉपी में लिखते जाइएगा, क्योंकि उस पर क्वेश्चन, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए उसको बाद में बताया जाएगा, अभी आप क्लास करिए, उसके बाद जो है डिस्कस किया जाएगा। देखिए 2D के बारे में देखिएगा। 2D में जरा बताइए, सबसे पहला फिगर बनाने जा रहा हूँ रेक्टेंगल। आप लोगों ने थोड़ा बना लीजिएगा सही से। देखिए रेक्टेंगल जो होता है आप देखे होंगे इस तरह से होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, देखिए एक लेंथ होती है, लेंथ आपस में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये बी होता है, ये आपकी ब्रेथ हो गई बी। तो जरा बताइए इसका एरिया क्या होता है। अगर मैं एरिया की बात करूंगा रेक्टेंगल के, तो बहुत ही आसान होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। अगर बात की जाए रेक्टेंगल में और क्या पेरीमीटर की बात की जाए, तो बताएगा पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। जरा बताइए 4 साइड इसके अंदर है, अगर सभी साइड को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा। 2 बार एल आ रहा है, 2 बार, देखिए एल प्लस बी प्लस बी, तो 2 बार तो एल आया, और 2 बार कितनी बार आएगा, बी 2 बार आएगा, तो 2l प्लस 2b आ जाएगा। और 2 जब आप देखिए 2 बार एल आएगा, एल प्लस एल 2l हो जाएगा, प्लस बी प्लस बी करेंगे तो 2b हो जाएगा। और इसमें से जब आप 2 कॉमन लोगे तो l प्लस बी आता है। ये इसको आप जो है पेरीमीटर आपको याद करना होगा कि लेंथ और ब्रेथ को आपको ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। अगर ये चीजें दिमाग में, मान फॉर्मूला भूल गया किसी को, तो ये चीज आप में आपके आनी चाहिए। अगर आपको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो यानी कि 2 बार लेंथ आएगी और 2 बार ब्रेथ आएगी, सबको ऐड करना है। पेरीमीटर का मतलब होता है सबको ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। 2 कॉमन लेंगे, एल प्लस बी, लेंथ और ब्रेथ का सम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रेक्टेंगल का ही निकल जाएगा। इसी तरीके से देखिए 2D फिगर में एक आता है स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर के बारे में बता दूं, बहुत ही आसान होता है। स्क्वायर का मतलब होता है चारों साइड इक्वल होती है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए ये भी इक्वल है, ये भी, सारे जितनी भी साइड्स के अंदर है सारी इक्वल है। तो जरा बताइए इसका जो एरिया होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड का स्क्वायर होता है। अगर मान लो कि इसकी साइड ए है तो सब ए हो जाएगा। तो एरिया जो होता है आपका स्क्वायर का, वो साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। यह आप रखिएगा। दूसरी चीज इसमें पूछेगा, जरा बताइए पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो बताइए ऐड करिए सबको, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार ए है ना, 4 को जब ए को 4 टाइम्स आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4 इंटू ए, 4a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4a। तो पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का, वो होता है, चाहे आप लिखो कि ए को 4 टाइम्स ऐड करो, या क्या करो कि 4 से साइड, जो भी साइड दे रखेगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। एक चीज और यहाँ पूछता है, बहुत पूछता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, ये देख रहे हैं, ये कहलाता है डायगोनल। क्या कहलाता है, ये आपका डायगोनल है। डायगोनल मतलब देखिए ये आपका, मान लीजिए आप मान लेते हैं ये आपका है स्क्वायर, ये पॉइंट से जब यहाँ मिलाते हैं ना, ये वाली से, ये आपका डायगोनल कहलाती है। तो अगर ये ए है, ये भी ए है, तो कोई बताएगा डायगोनल कितना होगा, स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा। आप देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता जाता है कि बेस का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी आपका ए है उसका भी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। जो डायगोनल आपका होगा, मान लेते हैं डी है, उसका स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ से ए स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। इधर आ जाएगा डायगोनल का स्क्वायर, तो डायगोनल की जो वैल्यू आएगी, आप यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगी आपकी, ए बाहर हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा, ए अंडर रूट 2। ये चीज आपके दिमाग में हमेशा याद रहनी चाहिए कि डायगोनल जो होता है स्क्वायर का, ए रूट 2 होता है। क्या होता है, ए अंडर रूट 2। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ए अंडर रूट 2 जो होता है आपका, वो डायगोनल होता है स्क्वायर का। इतनी चीजें आपको स्क्वायर के अंदर याद करनी है, ठीक है। तो सभी लोगों ने लिख लिया होगा ना, सभी लोगों ने लिख लिया है कि जरा बताइए। एक तो आपका देखिए यहाँ पे एरिया हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया,
स्क्वायर का आप जानते हैं कि एरिया होता है साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, और ये आपका डायगोनल हो गया ए अंडर रूट 2। इतनी चीजें अगर आप लिख लिए जिसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। अभी आपने स्क्वायर था, अब आप पढ़ने जा रहे हैं कि देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है आपका। तीसरा आपका जो फिगर आता है वो आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ध्यान दीजिएगा, होता क्या पैरेललोग्राम, देखिए ये साइड होती है ये वाली, इस तरह बनता है। यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल अपोजिट होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल अपोजिट होती है। 90 डिग्री नहीं बनता है, यहाँ पे कहीं भी 90 डिग्री नहीं बनता है, ठीक है। ये आपका पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम का कभी पूछता आपसे, अगर एरिया कभी पूछ ले मान ले बाय द वे एग्जाम में, ये आपका देखिए यहाँ से अगर आप मिलाएंगे तो ये आपकी हाइट हो जाती है। देखिए ये आपका बेस है, अगर बी है तो ये भी बी है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, लिख लेना कि बेस, लिख लेना कि बी इंटू एच, ये आपका बेस है ना बी, ये बी हो जाएगा, और इंटू ये जो आपकी हाइट है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। यानी जो पैरेलल साइड रहेगी, जो भी पैरेलल साइड पैरेललोग्राम की रहेगी उसको, और जो आपका एल्टीट्यूड होगा, हाइट जो होगी पैरेललोग्राम की, उसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। इसमें बस यही आपको देखना, बाकी कुछ नहीं है। एक और आता है आपका रोम्बस। अब देखिए जितनी भी चीजें बताई जा रही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन दिखाई देंगे एग्जाम में, आपको कुछ करना नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाई देंगे। आप फार्मूला अगर आपको याद है तो आप जो है तुरंत इसको जो है सॉल्व कर पाएंगे। रोम्बस में क्या होता है, देखिए स्क्वायर में देखा था आपने कि चारों साइड इक्वल होती है, तो ठीक उसी तरीके से रोम्बस होता है। रोम्बस में क्या होता है कि जो चारों साइड होती है ना वो पैरेलल होती है, बट उनके बीच 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, उनके बीच जो है 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। देखिए ऐसे होता है, इस तरह से बनता है। यानी ये इसके पैरेलल होती है और सब आपस में इक्वल भी होती है, सब आपस में इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा रोम्बस वाला। देखिए ये इसका डायगोनल होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए इसका डायगोनल हो गया, तो मिला लीजिएगा आप लोग, ये ए बी सी डी डी हो गया। अगर मैं कहूं कि बी डी, मैं कह दूं इसका पहला डायगोनल बी डी है, अगर मैं बी डी को बोलूं डी वन, डायगोनल फर्स्ट डायगोनल। इसी तरीके से मैं अगर ए सी को कहूं दूसरा डायगोनल, इसका मान लेता हूं डी टू है, क्या इसका है, मान ले डी वन है डी टू है। तो आप अब एक बात आप थोड़ा रोम्बस के बारे में बता दूं आपको कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। एक तो बाइसेक्ट करते हैं और साथ ही साथ जहां पे कट करते हैं, देखिए ये वाला देख रहे हैं, ये 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है, ये एंगल 90 डिग्री बनता है। और भी ध्यान दीजिएगा, ये वाले देखिए ये वाला डायगोनल और बाइसेक्ट भी करेगा। अगर यहाँ पे कहीं कट कर रहा है तो ये वाली लेंथ बराबर इक्वल होगी। अगर मैं इसको ओ मान लूं तो OD इज इक्वल टू OB, OD is equals to OB and OC is equals to OA। ये भी ध्यान दीजिएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि एंगल AOB जो होता है वो होता है 90 डिग्री। ये सिर्फ AOB नहीं, सब लिख देता हूं मैं, AOB is equals to DOC, ये वाला जितना भी है चारों तरफ, इसी तरीके से DOC, और इसी तरीके से एक बन जाएगा AOD। ये सारे के सारे जो एंगल होते हैं 90 डिग्री होते हैं। देख लीजिए एओडी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसमें पढ़ना क्या, पहले आप देखिए इसमें पूछता है कि एरिया निकालिए, रोम्बस का एरिया निकालिए अगर उनका डायगोनल दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है, हाफ D1 इंटू D2, क्या करना है, हाफ D1 इंटू D2, यानी कि डायगोनल्स का मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। बस इतना पढ़ना है, इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना है। रोम्बस में इतना ही याद रखना है, D1 इंटू D2 बाई 2, यानी डायगोनल्स अगर दे रखा है दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो रोम्बस का एरिया निकल आएगा। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो रोम्बस हमारा हो चुका है। अब एक चीज और बना देता हूँ यहाँ पे मैं, ट्रेपीजियम।
ये तो पैरेललोग्राम आपका हो गया था। अब एक और देखिएगा, ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम में देखिएगा, अगर आप लोगों ने क्लास में छोटी क्लास में पढ़ा होगा, अगर जिसके 9-10 में मैथ्स होगी वो देखा होगा, और जिनकी नहीं भी होगी तब भी कभी ना कभी इसको देखे होंगे। इस तरह देखिए, थोड़ा सा आपका बेंड है, ये सीधा होना चाहिए। ये आपका ट्रेपीजियम होता है। इसमें भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड आउट करिए? एरिया फाइंड आउट करिए। देखिए ट्रेपीजियम में क्या होता है, 4 साइड होती है टोटल। इसमें कोई भी एक पेयर साइड का वो पैरेलल होता है। जैसे मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, ए बी और सी डी क्या है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। ये पहले दो लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा पैरेलल का साइड। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी 4 साइड में से कोई भी एक साइड का जो पेयर होता है वो पैरेलल होता है ट्रेपीजियम में। तो पूछता है एग्जाम में क्या आपसे कि ट्रेपीजियम का एरिया निकालिए। तो इसमें कुछ नहीं करना होता। अगर मैं मान लेता हूं कि ए बी की लेंथ जो है सपोज दैट ए है, और मैं मान लेता हूं कि डी सी इज इक्वल टू स्मॉल बी है, तो जरा बताइए कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा। लिख लीजिएगा आप लोग, हाफ लिख लीजिए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। जो पैरेलल साइड हैं उनके लेंथ का सम कर दीजिए आप, यानी दोनों को ऐड करिए, और ये जो एल्टीट्यूड आपका हाइट है इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल जाएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है एग्जाम में। अगर ट्रेपीजियम का एरिया पूछेगा तो क्या करना है आपको, जो भी पैरेलल साइड रहेगी उनका सम करके क्या कर देना, हाफ करके सम का हाफ इंटू हाइट, हाफ ऑफ सम इंटू हाइट। देख लीजिए, हाफ है फिर इंटू है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट कर देंगे तो आपका एरिया निकल आएगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में कभी पूछता है, क्या करता है जो नॉन पैरेलल साइड होती है, नॉन पैरेलल, देखिए जितना भी बताया जा रहा है ना वो एग्जाम ओरिएंटेड बताया जा रहा है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे। कभी कभी क्या करता है कि जो नॉन पैरेलल साइड होती है उसके मिड पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, दिमाग में रखिएगा, ये मिड पॉइंट को मिला लेता है। मान लेते हैं कि ई और एफ है, और आपसे पूछता है कि जरा बताइए ई एफ की लेंथ कितनी होगी। तो इसको याद दिमाग बैठा लीजिएगा कि जो पैरेलल साइड है उन दोनों के सम का हाफ कर देंगे तो आपका जो है मिड, आपकी लेंथ ऑफ ई एफ निकल आएगी, यानी कि ए प्लस बी बाई 2। तो दो चीजें यहाँ पे ट्रेपीजियम में पूछा जा सकता है आपसे, एक तो एरिया और एक तो ये जो मिड नॉन पैरेलल साइड की जो मिड पॉइंट है उनको मिला करके उसकी लेंथ पूछता है, जिसे मीडियन भी बोला जाता है। तो अगर ई एफ की लेंथ पूछेगा तो पैरेलल साइड को क्या करना है, आपको ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से आपका ये भी खत्म हो गया, आपका क्या था, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम हो गया, रोम्बस हो गया, रोम्बस में हाफ डी1 डी2 याद रखिएगा, पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट, बस इससे ज्यादा नहीं कुछ पढ़ना है। बाकी जो हमने पिछला पढ़ाया उसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे। अभी कुछ चीजें और बची हुई हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। काफी चीजें हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट, आज हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट खत्म होगा उसके बाद देखिएगा आपके क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। यहाँ पे जो अगर आप आराम से समझिए, आधे घंटा आप दीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, 1 नंबर से आप एमबीए में छट जाएंगे। पॉइंट से मेड बनती है, इसलिए जब भी बैठे रहिए आराम से सुकून से बैठिए, कॉन्सेप्ट को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन कराए जाएंगे। वहां पे आप देखिएगा फिर चीजें आपको ऑटोमेटिक जो है क्लियर होती चली जाएंगी। एक एक नंबर से फाइट है, बता दे रहे हैं आप, इसलिए आप जो है कोई भी चीज को इग्नोर मत करिएगा। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, यहां तक सभी लोगों को आ गया होगा। अब कुछ चीजें देखिए रह जाती हैं। सर्कल के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। सर्कल के बारे में आप जानते हैं, इसका जो सरकमफ्रेंस होता है कितना होता है, 2 पाई आर। इसे आप सरकमफ्रेंस होता है इसका 2 पाई आर, और इसका जो डायमीटर जानते हैं क्या होता है, जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। इसका भी कहीं कहीं यूज आपको करना पड़ेगा, यानी कि रेडियस का, जैसे आप सर्कल, यही है ना सर्कल, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सर्कल आपका सपोज दैट है, ये सेंटर है, तो ये जो पूरी लेंथ होती है ना, ये वाली पूरी ये आपका डायमीटर कहलाता है। ये अगर आपका सेंटर है तो सेंटर से ये वाली जो यहाँ तक ही है, हाफ डायमीटर का हाफ, ये आपका क्या कहलाता है, रेडियस कहलाती है, ठीक है। तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, इसको याद रखिए।
ये तो आपका सर्कल हो गया। कुछ चीजें और देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक पॉइंट लिख लीजिएगा। पॉलीगॉन से क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन एग्जाम में वो रख देता है। अब हम लोग थोड़ा डाल लीजिएगा पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन डालिएगा। देखिएगा यहाँ पे आप सिर्फ जो, आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ आप जो है मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, आप ज्योमेट्री के आधे पोर्शन पढ़ लिए, ज्योमेट्री भी यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई? रेगुलर पॉलीगॉन में दो तीन चीजें आप लिख लीजिए। तो इसके अंदर क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ। हेक्सागोन, हेक्सागोन आता है। उसके बाद आपका देखिए पेंटागोन, पेंटागोन समझते हो, जिसमें 5 साइड होती हैं। हेक्सागोन में आपकी 6 साइड्स होती हैं। ऑक्टा होता है इसी तरीके से, ठीक है। ऑक्टागोन इसी तरीके से, सब आपका जितनी साइड होती है इसी अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। ये आपके रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, अक्सर पूछा, अभी आईएमयू का पेपर उठा के देखिए, उसमें डायगोनल पूछा है। तो पॉलीगॉन से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है कि रख दिया जाए, और बहुत ही आसान होता है। उसमें या तो इंटीरियर एंगल पूछेगा, या तो आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछेगा, या तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ डायगोनल बताइए। क्या क्या पूछ सकता है? एक्सटीरियर एंगल पूछ सकता है, इंटीरियर पूछ सकता है, या नंबर ऑफ डायगोनल पूछ सकता है। ये 3 चीजें आपसे पूछता है। तो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं कि अगर ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। तो एक्सटीरियर जो एंगल होता है आपका किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का, वो 360 बाई एन क्या होता है? 360 बाई एन। अगर आपको साइड पता है, अगर आपको साइड पता है, तो अगर आप 360 को उसके साइड से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि पेंटागन क्या है, पेंटागन। तो पेंटागन का जो एक्सटीरियर एंगल होगा, जरा बताइए कितना होगा? पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, जरा बताइए। पेंटागन बनाइए आप लोग, सब साइड इक्वल होगी। पेंटागन जरा बताइए कि एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, बताएगा? पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल बताइए। देखिए यहाँ पे देखिए इक्वल दिख तो नहीं रहा है ना, सब देखिए सारी चीजें इक्वल हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? इक्वल साइड हैं। ये देखिए आपका जानते हैं इंटीरियर एंगल होता है, ये क्या होता है? ये इंटीरियर एंगल होता है। अगर मैं देखिए ये वाला जो एंगल होता है, ये बाहर वाला, 120। हाँ ये बाहर वाला आपका एक्सटीरियर होता है। अब देखिए मैंने क्या कहा, एक्सटीरियर एंगल जो होता है 360/9। तो पेंटागन का मतलब कितनी साइड? 5 साइड। 360 को 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। कितना आ जाएगा? 5 से डिवाइड करिए, 360/5 कितना आ जाएगा? 72। कितना आ जाएगा? 72। यानी पेंटागन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 72 डिग्री होता है। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं पूछूं हेक्सागन का, जरा बताइए कि एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, बताइएगा। अगर आपसे पूछा है हेक्सागन का, जरा बताइए कि एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। लीजिए 360 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 60 आएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछेगा ईच इंटीरियर एंगल पूछता है आपसे, क्या पूछता है? इंटीरियर एंगल पूछेगा, तो आप उसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसको लिख लीजिए, इंटीरियर एंगल क्या करेंगे आप, जो भी एक्सटीरियर एंगल आएगा, जो भी एक्सटीरियर एंगल आएगा 180 में से उसको माइनस कर दीजिएगा। क्या करिएगा? 180 में से क्या करना है आपको? एक्सटीरियर एंगल को, अभी मैं और बताऊंगा, एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे आप, तो आपका निकल जाएगा इंटीरियर एंगल। होता क्या, देखिए थोड़ा समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देख रहे हैं ये देखिए, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये जो पूरा एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो जब आप 180 में से 72 को माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा क्या? इंटीरियर एंगल। जरा बताइए पेंटागन का इंटीरियर एंगल कितना होगा, कोई बताएगा? पेंटागन का इंटीरियर एंगल बताइए, मैसेज करिए सभी लोग। पेंटागन का इंटीरियर एंगल कितना होगा बताइए। 108। हाँ 108, जाहिर सी 180 में से 72 माइनस कर देंगे तो 108 आएगा।
ठीक है। एक चीज और लिख लीजिएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। अगर आपको सारे इंटीरियर एंगल का सम पूछे, तो अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं कैसे निकालेंगे, तो लिख लीजिएगा 180। वैसे आप, अगर आपको ये फॉर्मूला याद भी नहीं है ना, तब भी निकाल ले जाएंगे। एक बार इंटीरियर निकाल लीजिए, उसके बाद देखिए कितने साइड है, मल्टीप्लाई कर दीजिए साइड से, तो आपका निकल जाएगा। एक बार इंटीरियर एंगल निकाल लीजिए। जैसे मैंने कहा, क्या कहा कि इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, अब उन्होंने बताया अभी किसी ने, कि 108 होता है। मैं आपसे पूछ रहा, बताइए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल पेंटागन का कितना होगा, तो क्या बताएंगे आप? 108 एक एंगल हुआ ना। पेंटागन में कितने एंगल होंगे इंटीरियर? 5 एंगल होंगे कि नहीं? 5। तो 108 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। 180 n-2, यानी कि जो भी साइड दे रखे 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको पता चल जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं एमबीए में, बता दे रहा हूँ आपसे, इसको तो भूलिएगा मत, जितना लिखाऊंगा उतना बस पढ़िएगा, उसी में से आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स देखिए पूछा है, पता नहीं बीएचयू में पूछा है कि एम में पूछा है, 2020 में पूछा गया है। नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं वो होता है, लिख लीजिए फॉर्मूला, n इंटू n-3/2। इतनी चीजें आप लिख लीजिए पहले। नंबर ऑफ डायगोनल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कैसे निकलता है और एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है, ये चारों चीजें जितनी बताई गई हैं इसको आप नोट डाउन करिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।